रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड 145 अरब डॉलर की रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है। रूस ने साल 2025 के सैन्य खर्चों को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान रूस का ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में रूस जीत हासिल करना चाहता है और रूस के राष्ट्रीय बजट का 32.5% राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवंटित किया गया है, जो 13.5 ट्रिलियन रूबल यानी 145 अरब से ज्यादा है। इस साल 28.3% से ज्यादा का ये रहा है। हमारे सहयोगी गजाली हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। गजाली, अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस तरह से ये युद्ध जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ रूस आक्रामक तो नजर आ ही रहा है और साथ ही यहाँ पर रक्षा बजट को जो बढ़ाया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। देखिए, चौंकाने वाला भी है और इससे मंशा साफ हो जाती है कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई बार अपने बयान बदल रहे हैं। कल वो यूरोपियन यूनियन के लोगों से मिले हैं, उनके नेताओं से मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रशिया पे आप प्रेशर डालें। रूस के बारे में कई बार वो कहते हैं कि जंग वो जारी रखना चाहता है, हम सीज फायर चाहते हैं या हम जंग को विराम देना चाहते हैं। कई बार वो कहते हैं कि रशिया पे प्रेशर बढ़ाने से ही जंग रुकेगी। तो उनके भी इस बयान से साफ साफ ये बात झलक रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो किसी सीरियस प्लेयर के इंटरवेंशन से ही रुकेगी और या तो कोई ऐसा देश हो या ऐसा नेता हो जो दोनों ही राष्ट्र के राष्ट्रपतियों को बैठाकर बातचीत करवा सके, क्योंकि अभी तक अमेरिका की जिस तरह की इंटरवेंशन रही है इस लड़ाई में उससे कोई खास कामयाबी शांति के लिए नहीं हो पाई है कि दोनों ही राज्य एक साथ कह सके कि हाँ, हम अब युद्ध को विराम देना चाहते हैं। अमेरिका एक तरफ ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई कर रहा है तो उसके मुकाबले के लिए ही रूस ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है और खास करके रूस की नीयत भी साफ पता लगती है कि वो किसी धमकी या यूक्रेन को जिस तरह की सहायता मिल रही है उससे उसकी मंशा जो है वो डगमगाने वाली नहीं है। इस वजह से उसने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है, क्योंकि उसे पता है कि ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने के लिए पश्चिम देश जो है, अलग अलग देश, चाहे जर्मनी हो, यूके हो, यूएस हो, वो अलग अलग तरह के हथियार उसको दे रहे हैं। और अगर रूस कमजोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है वो यूक्रेन रूस के साथ कर सकता है, यानी उसकी जमीन पर कब्जा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गजाली विस्तार से इस पूरे मामले को बता रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत हैं दीपक वोरा। वोरा साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। रूस और यूक्रेन का ये युद्ध जो है फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा ये संघर्ष है वोरा साहब, और इससे दोनों पक्षों के संसाधनों को लगभग खत्म कर दिया है। लेकिन रूस का ये जो रक्षा बजट सामने आया है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आभारी हूँ मैम, सुबह सुबह आपके चैनल पर आने से बहुत अच्छा लगता है। फिर आपसे बहुत कुछ सीखा और आपके अभी जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जर्नलिस्ट हैं जो बता रहे थे 100% एक्यूरेट, ही इज ब्रिलियंट। मैं गिव मी अ मिनट में आपको ये समझा देता हूँ कि ये क्यों हुआ जो कुछ रूस में। अपने इतिहास में रूस, रशियन फेडरेशन या रशियन एम्पायर या सोवियत यूनियन कई बार पश्चिम और पूरब से उस पर हमले हुए हैं। पोलैंड से हुए थे, मंगोल से हुए थे, ऑटोमान से हुए, जापानी से हुए। लेकिन तीन चीजें जो उनको याद हैं कि यूरोप से हमले हुए थे रूस पर। स्वीडन से हुआ था 1707, फिर नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के थे 1812 और फिर एडोल्फ हिटलर 1941। और तीनों जो केस हुए थे इन लोगों ने पूरी तरह से ऐलान किया था कि हम रूस के मित्र हैं, हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उसको नुकसान पहुंचाए। तो ये रशियन लोग सोचते हैं कि इनके साथ धोखा हुआ। ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग है जब आप उनसे बात करते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि जो अगला हम पे हमला होगा वो भी यूरोप से होगा, वो ईस्ट से नहीं होगा, वो जापान चाइना से नहीं होगा। इसीलिए उसने ये बढ़ाया है अपना डिफेंस आउटले। और एक चीज और बताता हूँ मैम, 2018 में व्लादिमीर पुतिन साहब अपने पार्लियामेंट को बोल रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हम 6 तरह के सुपर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं जिनको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। ये उसी का परिणाम है। ये सुपर वेपन्स आ चुके हैं। इन्होंने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है यूक्रेन में, उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं लगाए थे। तो अब ये जानते हैं कि पश्चिमी देश, क्योंकि जो बाइडेन साहब का समय समाप्त हो रहा है, उन्होंने ये पूरा जो है यूक्रेन की नौटंकी शुरू की थी, समाप्त हो रहा है। तो बाकी जो देश हैं अब वो आखिरी 60 दिन में या 55 दिन जो बचे हैं जो बाइडेन साहब के, उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि रूस को और कमजोर किया जाए। फाइनली बता देता हूँ मैं, यूक्रेन जिए या मरे यूरोपियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ना नेटो का। बस रूस को कमजोर किया जाए ताकि वो आगे कभी ना उभर सके, ये लक्ष्य है।